أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم.
जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद कसवर चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं, तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ साथ जी पयाम रमज़ान की आज ट्रांसमिशन है, आपको पता है, और आज 14वां रोज़ा है। मैं हूँ अरमला हसन, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। बहुत तेज़ी से रमज़ान गुजर रहा है और अभी हमारे जो हमदानी साहब हैं वो भी यही बात कर रहे थे कि 14वां रोज़ा आज हो गया है और वाकई बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। पहले अशरे पे हम जब बात कर रहे थे, उसके बाद अब दूसरा अशरा भी अब मिड में आ चुका है और आई होप कि अल्लाह ताला हमारे लिए रमज़ान बहुत रहमतों और बरकतों का साबित हो। आइंदा जितना भी रहने वाला है, 15-16 दिन जितने रह गए हैं, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि अपनी ट्रांसमिशन में भी जो अपने मेहमान हैं, जो अपनी पैनल पे मौजूद हमारे गेस्ट हैं, उनके साथ कुछ अच्छी गुफ्तगू करते रहें जी। और आज हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी है, वो है इस्लामोफोबिया। ये इस्लाम, जब हम दीन इस्लाम की बात करते हैं तो दीन रहमत है जो अमन, रवादारी और मोहब्बत का दर्स देता है, मगर बदकिस्मती से जी इस्लामोफोबिया एक आलमी मसला बन चुका है जो महज गलत फहमी कह लें ये नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म मुहिम का इसको नाम दिया जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जी तासुब की बात की जाए, नफ़रत की बात की जाए, इम्तियाज़ी सलूक की बात की जाए, उसको ये फ़रोग़ देती है, जिसका इजहार मगरबी ममालिक में मुस्लिम मुखालिफ कवानीन हो, हिजाब पर पाबंदियाँ हो, नफ़रत अंगेज़ हमलों की सूरत में हो, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस होती हुई देख रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हमानगी को, जो इंटरफेथ हार्मनी जिसको हम कहते हैं, और आलमी अमन की तालीम देता है, तो मुसलमानों को शिद्दत पसंदी से जोड़कर क्यों पेश किया जाता है? इसी तनाजुर में चंद अहम निकात पे आज हम बात करेंगे और वो जिन पर गौर करना भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि इस्लामोफोबिया की वजूहात और आगाज़, क्या ये महज गलत फहमी है या एक मुनज़्ज़म साजिश है? मगरिब में इस रुझान के बढ़ने की वजूहात क्या हैं? और मुसलमान अपनी कोताहियों और मस्बत जो तस्वीर कशी है उसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। और मुसलमान जो हैं इंटरनेशनली या इनफरादी सतह पर अगर बात करें, मस्बत तरीके से किस तरह से इसको अमल पैरा कर सकते हैं, इसी हवाले से आज हमने बात करनी है। और उसके लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। उसके साथ साथ मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। और साथ साथ हमारे साथ कनीज़ फ़ातिमा मौजूद हैं। हमदानी साहब से पहले ज़रा हम कनीज़ फ़ातिमा की तरफ चलते हैं और हम ज़रा मेन्यू पूछकर फिर बाकायदा तौर पर डिस्कशन और नात का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं थाई कैश्यू नट चिकन विद राइस। ओके। और साथ में नो बेक चॉकलेट केक। नो बेक चॉकलेट केक। यस। और साथ में हम बनाएंगे चॉकलेट शेक। चॉकलेट शेक। आज हम चॉकलेट डे सेलिब्रेट Yes. कर रहे हैं। ठीक हो गया। चले आप अपना काम स्टार्ट करने लगी हैं? यस, मैं अपना काम स्टार्ट करने लगी हूँ। काम स्टार्ट करने से पहले क्यों ना लाइव बॉय से पहले हाथ धो लिए जाएँ और अच्छाई का हाथ बढ़ाया जाए। ठीक हो गया, आप हाथ धो लें और 10 से 15 सेकंड अपने ज़रूर हैंड वॉश को अच्छे से अपने हैंड्स पे रब करें ताकि जो आपके हैंड्स हैं वो बिल्कुल जम्स फ्री हो जाएं। और हर एक नेक कदम से पहले रमज़ान में लाइव बॉय से हाथ धो लिए जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जी हमदानी साहब, आपकी नात के बगैर हमारी ट्रांसमिशन शुरू नहीं होती, तो ज़रूर कुछ कलाम पेश कीजिएगा। या शफी उमम लिल्लाह कर दो करम, शाला वासदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। हम गुलामों का रखना खुदारा भरम, हम गुलामों का रखना खुदारा भरम। शाला वासदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। मुंतशिर है ख्यालात की वादियाँ, लुट गया है सुकून वालिए दो जहां, लुट गया है सुकून वालिए दो जहां।
रहम फरमाइए, आपकी उम्मत हैं हम, रहम फरमाइए, आपकी उम्मत हैं हम। शाला वासदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। किससे जाकर कहे ताजदारे हरम, घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम। किससे जाकर कहे ताजदारे हरम, घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम। वास्ता पंजतन दूर हो जाए गम, वास्ता पंजतन दूर हो जाए गम। शाला वासदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। तेरी यादों से मामूर सीना रहे, सामने मेरे तेरा मदीना रहे। तेरी यादों से मामूर सीना रहे, सामने मेरे तेरा मदीना रहे। दर पे बैठा रहूं लेके मैं चश्मे नम, दर पे बैठा रहूं लेके मैं चश्मे नम। शाला वासदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। हाज़री हो जाए हम सब की दरबार में, जिंदगी हो बसर ज़िक्र सरकार में। हाज़री हो जाए हम सब की दरबार में, जिंदगी हो बसर ज़िक्र सरकार में। जिंदगी हो बसर ज़िक्र सरकार में। आते जाते रहें तेरे रोज़े पे हम, आते जाते रहें तेरे रोज़े पे हम। शाला वासदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। या शफ़ीए उमम लिल्ला कर दो करम। शाला वासदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। हम गुलामों का रखना खुदारा भरम। शाला वासदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। वास्ता पंजतन दूर हो जाए गम, वास्ता पंजतन दूर हो जाए गम। शाला वासदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम।
महबूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और इस्लामोफोबिया हमारा आज का टॉपिक है। और बगदादी साहब, आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगी कि हम ज़रा इस्लामोफोबिया की जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं ये है क्या, और इसका रुझान जो हम मगरबी दुनिया में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इसकी ज़रा हमें बैकग्राउंड या हिस्ट्री थोड़ी सी बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 मार्च है और 15 मार्च बेसिकली इस्लाम फ़ोबिया के ख़िलाफ़ ये बतौर एक दिन मनाया जाता है, और अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी ये अप्रूव्ड डे है। 2018 से बिल्कुल ये दिन मनाया जाता है। और लॉजिक इसकी अब ये है कि इसके पीछे क्या वजूहात थी। मैं अगर एक जुमला या इसको हम समझने की कोशिश करें एक सिंगल सेंटेंस में, तो हक से डर ये बुनियाद है इस्लाम फ़ोबिया की। तो हर बंदा ही बेसिकली तो हक और सच से डरता है, बिल्कुल, लेकिन इस्लाम की हकानियत और सच्चाई वो ऐसी वाहिद चीज़ है कि जिसका हर कोई अपने हों या पराए वो सब कायल है। बिल्कुल सही। और वो कुरान अज़ीम हो या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा हो, हर दो चीज़ें, यही दो बुनियादी असबाब है ना हमारे पास। अल्लाह तक रसाई का कोई सोर्स भी हमारे पास है तो वो कुरान है या वो हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका है। तो ये दोनों चीज़ें, कुरान और हुज़ूर की ज़ात, ये शुरू से ही जब हर एतबार से इस्लाम की और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुखालफत होती थी, उसके बावजूद वो इससे इनकार नहीं कर सकते थे कि आप सादिक व अमीन हैं और आप सच्चे और हक पर हैं। बिल्कुल सही। और उस वक्त भी कई लोगों ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि हम मानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा दीन तो है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उसकी वजह हम यहाँ देख लेते हैं कि वजूहात क्या हैं। जो इस वक्त जिस वजह से ये दिन मनाया जा रहा है, उसके पीछे जो मेन वजह है वो है कि बढ़ता हुआ इस्लाम फैलता हुआ यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ब्रितानिया के अंदर, तो जो तेज़ी से इस्लाम बढ़ रहा है, इस बुनियाद पर ये इस्लाम फ़ोबिया एक रुकावट के तौर पर बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। अब हमें बेसिकली तो ये पता चलता है ना कि ये टर्म क्योंकि नई है, ये 18वीं सदी में इंट्रोड्यूस हुई है, और ख़ास करके पिछली 19 सदी और 20वीं सदी में ये जो 9/11 का होता है वाक़या, उसके बाद ये तो ये बड़ी तेज़ी से पूरे यूरोप के अंदर ये फैलती है टर्म। तो आम रूटीन में लोग ये समझते हैं कि ये बिल्कुल कोई नई चीज़ है, हालांकि ये ऐसा नहीं है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि इस्लाम फ़ोबिया कहाँ से शुरू हुआ और इसकी असल हकीकत क्या है, तो उसके ऊपर मैं एक जुमला कहूँगा कि जो खालिक होता है ना, वो अपनी मखलूक को सबसे अच्छा समझता है। बेशक। कोई कंप्यूटर बनाने वाला है ना, तो वही कंप्यूटर की चीज़ों को समझता है कि उसकी रिपेयरिंग कैसे है, वायरस आ गया है, बग आ गया है, उसको दूर कैसे करना है, एक आम आदमी नहीं कर सकता। तो हम तो एक आम रूटीन में बात करेंगे। इस्लाम फ़ोबिया के ऊपर ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात की है और कुरान पाक के अंदर उसके ऊपर इरशादात हैं, और कैटेगरिकली उनके अंदर समझा दिया गया कि इस्लाम फ़ोबिया है क्या और इनका पर्पज़ क्या है। ये दो चीज़ें, 3 आयात हैं और 3 वो भी मुख्तसर आयात हैं, इनके अंदर हम ये बयान करते हैं। पहली आयत है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू, कि जो शदीद तरीन लोग होंगे ना ईमान वालों के दुश्मनी में, तो इस आयत के अंदर उनका जिक्र किया जा रहा है। अब हमने एक तय कर लिया तारीफ़ कि इस्लाम दुश्मनी को इस्लाम फ़ोबिया कहा जाता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आ गया कि अशद्दुन्नास अदावतन, अदावत उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, दुश्मनी को कहा जाता है। और किसके लिए वो दुश्मनी? आमनू, ईमान वालों के लिए है। और वो कौन करने वाले हैं? 2 नाम ले लिए हैं अल्लाह ने, अल यहूदा, एक यहूद का नाम ले लिया है, और दूसरा फरमाया वल्लज़ीना अशरकू, और फिर दूसरी वो कैटेगरी है तमाम लोगों की जो शिरक करते हैं अल्लाह के पास। तो अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त कौन कौन से ऐसे तबक़ात पाए जा रहे हैं कि जो बराह रास्त शिरक में मुलव्वस हैं, बुतों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि 500 मुख्तलिफ़ अशियाए दुनिया हैं वो जिनके सामने सरनिगू होते हैं। तो फरमाया कि ये इस्लाम फ़ोबिया के सबसे बड़े अलमबरदार हैं। तो ये अब मेरा ख्याल है किसी इंसान के ऊपर नहीं है, बराह रास्त कुरान अज़ीम ने इन चीज़ों को कैटेगरिकली वाज़े कर दिया हुआ है। अच्छा, नंबर 2 कि पर्पज़ क्या है उनका। अब पर्पज़ सुन लें, सूरह ये बकरा की आयत नंबर 109 में ये पर्पज़ बयान हुआ। वद्दा कसीरु मिन अहलिल किताबी, अक्सर अहले किताब वो ख्वाहिश रखते हैं। ये वद्दा या वुद्दो का मतलब होता है बड़ी शिद्दत के साथ दिल से किसी काम की ख्वाहिश रखना।
अब उनकी इस ख्वाहिश को इब्तिदाए इस्लाम से कुरान ने नुज़ूल के वक्त बयान किया। और बयान किसने किया कि हम तो उनके दिलों के अंदर झांक के नहीं देख सकते, खालिक कायनात को पता है इनके दिलों के अंदर क्या है। तो खालिक कायनात में फरमा दिया कि ये शदीद ख्वाहिश रखते हैं किस बात की, लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम, ये आपके ईमान के बाद आपको दोबारा कुफ्र की तरफ लौट कर ले जाना चाहते हैं। मिन बाद ईमानिकुम कफ़ारा, ये ईमान के बाद दोबारा आपको कुफ्र की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए ये आपसे दुश्मनी करते हैं। अब दुश्मनी की बेस क्या है? फरमाया हसद मिन इंद अनफुसिहिम, ये इनके दिलों के अंदर हसद है आपके लिए, वो हक के ऊपर होना, ये हसद इनको आराम नहीं करने दे रहा। इस बुनियाद पर ये चाहते हैं कि आपको इस्लाम से दोबारा कुफ्र की तरफ ले जाएं। और तीसरी बात यहाँ बयान की कि मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक़, ये एक और बात है इस्लाम की हकानियत और सदाकत की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि वो ये दुश्मनी कब कर रहे हैं, इसके बाद जब उनको यकीन हो गया कि आप हक हैं। हक है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात, कुरान पाक, इन दो चीज़ों को उन्होंने हक मान लिया हुआ है। मानने के बाद उसको तस्लीम नहीं कर रहे, दिलों के अंदर मौजूद है कि ये दोनों हक हैं, डिनाइल में है। और क्यों है? वो हसद की बुनियाद पर है। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा रिलेट करूंगा, हमारे साथ भी रमज़ान का महीना भी है कि ये हसद बड़ी बुरी चीज़ है। इसलिए फरमाया ना कि ये लकड़ की तरह, जिस तरह आग खुश्क लकड़ियों को खा जाती है, जला कर ख़त्म कर देती है, ऐसे ये नेकियों को ख़त्म कर देता है। गोया कि आप नेकियां करते जाएं, रमज़ान में रोज़ा रखें, सदका खैरात सब कुछ करें, लेकिन दूसरी तरफ आपके दिल में हसद है, तो वो हसद, आपने किसी को देखा अच्छा मकान आपसे रहा ना गया, किसी की खूबसूरत गाड़ी आपसे रहा ना गया, कोई भी किसी की सहूलियात आसाइश, किसी को आसान देखते हैं, किसी का अच्छा पहनावा देखते हैं, तो आपके दिल के अंदर अगर वो अल्लाह की नेमत समझ के आप उसके ऊपर माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह के हैं, ये बनता है। लेकिन अगर आप हसद करते हैं तो आपकी तमाम नेकियां, सदका, खैरात, नमाजें, रोज़े, सब उनको हसद खा जाएगा। यही वजह भी है, हमारे प्रॉब्लम भी नेकियों की यही है। यानी एक साइड से थैले पे हम डाली जा रहे हैं चीज़ें, और दूसरी साइड से थैला खुला है, वो सब उधर से निकली जा रही हैं। अल्टीमेटली वो पैकेज कुछ भी नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है। अब फिर हम लौट के आ जाते हैं, आखिरी एक आयत का सिर्फ टुकड़ा है कि मकसद क्या है इस्लामफोबिया का, वो करना क्या चाहते हैं, वो भी कुरान ने फरमा दिया। फरमाया कि ये सूरह अन-निसा की आयत नंबर 89 है। फरमाया कि वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवा, वो बराबरी चाहते हैं ताकि आप लौट कर कुफ्र की तरफ आ जाओ, फिर हम सारे बराबर बराबर हो जाएं। वो जो बरतरी समझते थे कि ये कुरान की सदाकत, रसूलुल्लाह की सदाकत को वो समझते थे, अब वो नहीं चाहते कि हम झूठ पर मबनी रहें, हमारा दीन तहरीफात, जो चेंजेबल चीज़ें थी उनके ऊपर मबनी रहे, और ये हक और सदाकत के ऊपर मबनी रहे। दुनिया भर में लोग इसकी सदाकत की वजह से, कुरान की सदाकत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की वजह से, हमारा मज़हब छोड़कर इस्लाम की तरफ जाने के बजाय हम ये क्रिएट करेंगे दुश्मनी, और झूठ बोलकर एक गलत पिक्चर पेश करेंगे इस्लाम की, ताकि हमारे लोग इस्लाम कबूल करने से रुक जाएं। वो ये चाहते हैं कि लोग रुक भी जाएं और मुसलमानों को काफर किया जाए, लौट कर इधर लाया जाए, ताकि हम बराबर बराबर हो जाएं और हमारा ही दीन गालिब रहे। जबकि ये गालिब रह नहीं सकता, अल्लाह का कैटेगोरिकल फैसला है कि अल्लाह का दीन गालिब आकर रहेगा। और यही शायद वजह है, आगे इसको हम डिस्कस करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर दीन कैसे गालिब है। आपने भी रिलेट करने की बात भी की, और आपने हसद के हवाले से, हमें इसके मौशती एस्पेक्ट पे आ रही हूँ, लेकिन विद टाइम जब हम अवेयरनेस कहते हैं पूरी दुनिया में आ रही है, बहुत सारे हम साइंटिस्ट, साइंस इसको इंडोर्स करती है, जो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं, कुरान से हो या अहादीस से हो, लेकिन एक साइड पे मानते भी हैं, दूसरी तरफ प्रॉपरली मानना भी नहीं चाहते। मैंने उसकी भी लिए अर्ज़ किया ना कि कुरान में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी सदाकत आहिस्ता आहिस्ता साइंस, मेडिकल साइंस और दीगर चीज़ों में नहीं हो रही। एक वक्त था, एक दौर फ़लसफ़े का था, तो जब फ़लसफ़ा अरूज पे रहा, फ़िलासफ़ा ने भी कुरान को जब उस नज़र से देखा, तो उनको वहाँ पर भी अपनी तमाम वो सदाकतें कुरान अज़ीम के अंदर नज़र आईं। कोई बलागत के एतबार से ले ले, क्योंकि जो अल्फाज का इस्तेमाल होता है ना, फसाहत और बलागत के एतबार से, हम जब किसी चीज़ को कहते हैं ना कि ये इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ये बड़ी जो है ना लॉन्ग है, लॉन्गर है, बिगेस्ट है, इस तरह के जो जुमले हम इस्तेमाल करते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये बहुत वसी है, बहुत खुली चीज़ है, बहुत बड़ा घर है,
ठीक है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो बलागत वाले जो लोग आए, तो जब उन्होंने भी कुरान की बलागतों को देखा, वहाँ वो भी हिच हो गए, वो भी गिर गए उसके सामने। वो एक जुमला सिर्फ हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने बताया कि जहन्नुम जब भर जाएगी तमाम लोगों से, तो उस वक्त वो एक जुमला आगे से कहेगी अल्लाह को मुखातिब होकर के, हाल मिम मजीद, कि कुछ और लोग हैं अभी जो उनको मेरे में डालना है, यानी मैं जहन्नम अभी पूरी नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है क्रिएट हुआ आज तक जो कि किसी की वसअत को बयान करे इससे प्रॉपर। हाल मिम मजीद यानी कि मेरे पास तो सब लोग डाल देने के बाद भी आज भी जहन्नम के अंदर जगह मौजूद है, लाओ और भर भर के डाले जाओ। तो ये उसकी वसअत बयान करने, कुरान का उसलूब बलागत था। ऐसे ही साइंस, मेडिकल साइंस है, आप यानी इलाज मुआलजे के अतबार से ले लें, दीगर अतबार से, तो हर अतबार से वो कुरान को सच मानते हैं, रसूलुल्लाह को सच मानते हैं। लेकिन इशू वही है बुनियादी कि हसद की बुनियाद पर वो इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करते, डिनाइल के अंदर है। ठीक हो गया, बगदादी साहब से हम और भी डिस्कशन करेंगे। हमदानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। नहीं कोई औकात औगनहार दी, जे हो जईवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। नहीं कोई औकात औगनहार दी, जे हो जईवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। जे हो जईवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। क्यों फिरा मैं मंगते आ तो मंग दी, क्यों फिरा मैं मंगते आ तो मंग दी। मैं ते मंगती हाँ खुदा दे यार दी, मैं ते मंगती हाँ खुदा दे यार दी। मेरे घर विच लहरा बहरा हो गईया, मेरे घर विच लहरा बहरा हो गईया। मेरे घर विच लहरा बहरा हो गईया। कीती जद तो नौकरी सरकार दी, कीती जद तो नौकरी सरकार दी। जे हो जईवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। नहीं कोई औकात औगनहार दी। मेहरबाना सोनिया मन मोनिया, मेहरबाना सोनिया मन मोनिया। वेख जा हालत कदी बीमार दी, वेख जा हालत कदी बीमार दी। अल्लाह दी सौ सानू कोई भुख नहीं, अल्लाह दी सौ सानू कोई भुख नहीं। भुख जे है तेरे दीदार दी, भुख जे है तेरे दीदार दी। जे हो जईवी हाँ मैं हाँ सरकार दी, जे हो जईवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। जो मिली इज्जत न्याज़ी जग ते, जो मिली इज्जत न्याज़ी जग ते। मेहरबानी है सब सरकार दी, मेहरबानी है सब सरकार दी। नहीं कोई औकात औगनहार दी, जे हो जईवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। माशाल्लाह माशाल्लाह,
ब्रेक के बाद जी पयाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। ऐनुल हक बगदादी साहब, मरगूब हमदानी साहब और कनीज़ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। बगदादी साहब से हम इस्लामोफोबिया के हवाले से बात कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले बगदादी साहब ने चूँकि हमें कुरान के अंदर जो रेफरेंसेस मौजूद हैं उससे कोट करके बताया। अब हम थोड़ा सा बगदादी साहब इस दुनियावी फैक्टर से भी बात करें। आज जैसे आपने कहा कि 15 मार्च को ये दिन मुख्तस किया गया है, लेकिन ज़ाहिर है एक दिन मुख्तस होने से ये चीज़ें अंडर कंट्रोल तो नहीं आएंगी और उस पर बात करना बार बार और एक अपर लेवल के ऊपर होना बड़ा ज़रूरी है और इनफरादी लेवल पे भी हर एक का रोल है। मैं चाहूँगी इस हवाले से भी आप कुछ कहें। माशाल्लाह, आपने वैसे ना ये काफ़ी अहाता किया होता है चीज़ों का और आपने इंट्रो के अंदर भी आपने काफ़ी चीज़ें बयान कर दी जो ओवरऑल इस प्रोग्राम के जितने कंपोनेंट्स हैं उन सब को बयान करती हैं और उसके लिए वो काफ़ी हैं और मौजू को ऑलमोस्ट उसमें कंप्लीट किया जा सकता है। हमने देखें एक क्राइटेरिया शुरू में तय कर लिया था एक जुमले के साथ कि बुनियादी इसके अंदर क्या है, इस्लाम के बढ़ते हुए और फैलते हुए इस्लाम का डर है। बिल्कुल। और उसको रोकने के लिए एक तदबीर हो रही है। अब जो आपने कहा बड़े लेवल के ऊपर, तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो 2018 में यूएनओ ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया कि इस्लाम फोबिया के इस तसव्वुर को जो यूरोप में पाया जाता है मुसलमानों के ख़िलाफ़, इसको ख़त्म होना चाहिए और मुसलमानों की एक अच्छी तस्वीर सामने आनी चाहिए कि ये इस तरह से नहीं है जिस तरह आप हर चीज़ को ख़ास करके 9/11 के बाद नत्थी कर दिया गया कि मुसलमान जहाँ भी है वो अच्छा है या बुरा है, वो ठीक है या दुरुस्त है, वो अमन वाला है या लड़ाई वाला है, सबको शो कर दिया गया कि मुसलमान ओवरऑल कैटेगरिकली ऊपर बंद करके मुसलमानों को स्टैंप लगा दी दहशतगर्द। तो ये दहशतगर्द होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्रेजुअली इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर वर्किंग आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। फैलते हुए इस्लाम के हवाले से मैं दे दूं कि इसके पीछे जो बड़ी लॉजिक्स होती है ना वो क्या है कि आप बहुत कम सुनते होंगे, बहुत कम, क्या मैं कहता हूँ शायद कोई हज़ारों करोड़ों लाखों में कोई एक केस भी ना मिलता हो कि कोई मुसलमान डाइवर्ट हो गया है और वो दोबारा इर्तिदाद करके मुर्तद हो गया है या कुफर की तरफ चला गया है। जबकि आए रोज़ जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं, मैं अभी भी इस ब्रेक के अंदर मैं मोबाइल अपने के ऊपर चेक कर रहा था कि जो फैक्ट एंड फिगर्स 2016 के कुछ मैंने वेबसाइट से लिए थे, तो मैंने कहा लेटेस्ट पोजीशन क्या चल रही है, जबकि लेटेस्ट में वो उससे बहुत आगे है। यानी ब्रितानिया के अंदर ऑलमोस्ट कोई 7 मिलियन, 7.5 से 8 मिलियन मुसलमान इस वक्त मौजूद हैं। इसी तरह जर्मनी के अंदर तकरीबन 6 मिलियन लोग हैं, किसी ने 4 से 5, किसी ने 6। आज की लेटेस्ट जो सर्च आ रही है उसमें 5.5 मिलियन है। अच्छा, अगर हम देख लें 2019 में तो नहीं सॉरी सिर्फ 19 सेंचुरी के अंदर, तो उसमें पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की तादाद थी वो 15% थी। अच्छा, यही तादाद बढ़कर 2000 में जो हो गई है तकरीबन 21.6%। इतनी यानी तेज़ी से बढ़ रहे हैं मुसलमान। अच्छा, दोनों वजूहात हैं, एक तो पैदाइश के एतबार से भी मुसलमानों में तेज़ी है और दूसरी ये कि कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ 2010 के अंदर इसमें 23.4% तादाद मुसलमानों की हो गई बढ़ के और ये 2024 में दिया गया था जो फिगर इसका, वो इस वक्त 26.4% है। यानी पूरी दुनिया में। और ये कहा यह जा रहा है कि 2050 और 60 के दरमियान में इस वक्त, क्योंकि जो फिगर दुनिया में आ रहा है वो सबसे बड़ा मजहब आ रहा है ईसाइयत का, सेकंड मजहब मुसलमानों का है। तो अब ये कहा जा रहा है कि 50 तक ये बराबर हो जाएंगे अगर यही सिलसिला इसी अंदाज में जारी रहा। तो वो जो हम बात पढ़ते हैं ना बार बार, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, कि ताकि तमाम अदियान के ऊपर इसको गालिब कर दिया जाए। तो 2050 के बाद तो मुसलमान कम अज़ कम किसी साइंस के एतबार से, इल्मी तरक्की के एतबार से गालिब हों या ना हों, अदद के एतबार से ज़रूर गालिब हो जाएंगे। तो इसके ऊपर उनकी बड़ी भरपूर वर्किंग जारी है। लेकिन इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो हमारा किरदार देख के नहीं हो रहे। इस पे हम बाद में बात करें, आपने इंट्रो के अंदर इसकी तरफ इशारा किया था, तो उसी वक्त से मेरे जहन में है कि हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। इस वक्त जो गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं वो हमारे किरदार की वजह से नहीं है, वो कुरान और रसूलुल्लाह की सदाकत की वजह से है। वो जब कुरान को पढ़ते हैं ना, कि वो साइंस, कोई साइंसदान है वो देखता है कि कुरान की थ्योरी तो एग्जैक्ट हमारी साइंस की थ्योरी के प्रॉपर जा रही है, तो वो इस्लाम कबूल कर लेता है कि 1400 साल पहले कौन सी साइंस थी। अच्छा, इसी तरह हदीस मुबारका के अंदर जब वो देखता है कि रसूलुल्लाह ने आज से 1400 साल पहले उन चीज़ों की खबर दी 1400 साल 1500 साल बाद आज वजूद में आ रही हैं,
तो वो उनको पढ़ने के बाद उनकी सदाकत की वजह से इस्लाम कबूल कर लेते सुभान अल्लाह, वाह, हैं। फिर वाह। जब पढ़े लोग इस्लाम कबूल करते हैं, जैसे टोनी ब्लेयर की सिस्टर इन लॉ ने इस्लाम कबूल किया तो बरितानिया के अंदर बड़ी पजीराई मिली उसको, और बहुत लोग फिर कन्वर्ट हुए इस्लाम की तरफ। ऐसे ही कुछ सुदूर कई मुल्कों के, जैसे युगांडा का सदर था, जब उसने इस्लाम कबूल किया तो बड़ी कसरत से उसके पीछे लोग मुसलमानों की इस्लाम की तरफ आए। तो इसी तरह एक बरितानिया का सफ़ीर था जो बाद में ट्रांसफ़र था उस वक्त सऊदी अरब के अंदर, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसने बाकायदा ऐलान किया कि मैं तो इल्म की बुनियाद पर पढ़कर इसको इस्लाम कबूल कर रहा सुभान अल्लाह, हूँ। वाह, ऐसे ही एक मेरा वो वाक़या पूरा जहन में नहीं आ रहा है कि एक जापान के मौसीकार थे बहुत बड़े, उन्होंने इस्लाम को कुरानी आयात को मौसीकी के एतबार से परख कर उसके ऊपर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है। तो ये बड़ी चंद एक बुनियादी चीज़ें थी। अब इसमें एक आखिरी जो पहलू आपके इंट्रो के अंदर, और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसको हम ज़रूर जिक्र करें, मैंने जो बात की थी कि हमारे किरदार की वजह से वो मुसलमान नहीं हो रहे हैं। तो इस्लामी फ़ोबिया को दुनिया में रोकने के लिए इस वक्त जो बेहतरीन रोल है वो हमारा किरदार होना चाहिए। बिल्कुल सही। वो लोग जो वर्किंग कर रहे हैं दो चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं, एक तो कुरान की बेहुरमती, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करके, दूसरा वो मुसलमानों का किरदार बगाड़ के मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी हैं, जब वो कुछ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सड़कों पे निकलते हैं डंडे लेकर, ठीक है, गाड़ियाँ तोड़ते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, फिर वो हमारी तस्वीरें बनती हैं, वीडियो बनती है, फिर ये वीडियो वहाँ बाकायदा पूरे हॉल्स के अंदर प्लान करके दिखाई जाती हैं कि ये है वो इस्लाम का असल चेहरा जो आप भाग भाग के कहते हैं कि इस्लाम बड़ा सच्चा है, मुसलमान तो ये कुछ करते हैं। सही। तो हमारा ये बेसिकली फ़र्ज बनता है। जंग क्या है? जंग वो है कि जो लेटेस्ट टूल यूज़ हो रहे हों, जिस तरीके से जंग हो रहे हो उसी तरीके से आप जंग करें। तो आज जो प्रॉक्सी वॉर है तो उसमें हमारा भी यही फ़र्ज बनता है कि हम उनको उसी अंदाज में जवाब दें। तलवार, बंदूक और एटम बम के साथ हम उनको जवाब नहीं दे सकते, बना के रखें, रेडी रहें इसके लिए, लेकिन किरदार के साथ इसको चैन करेंगे तो इंशाल्लाह ये इस्लामफोबिया खुद ब खुद मर जाएगा। इंशाल्लाह वाह, वाह, इंशाल्लाह। आमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत आमीन, शुक्रिया आमीन। मकदार साहब, हमदानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाह दो आलम, इसमें रहते हैं शाह दो आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मैं गुलाम माने हैं मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले
मुझको तूफान के मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। नाम मोहम्मद सल्ले अला, आँखों की ठंडक दिल की जिला। नाम मोहम्मद सल्ले अला, आँखों की ठंडक दिल की जिला। माशाल्लाह, अलीना कयूम हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ी थी। बहुत शुक्रिया अलीना आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह आपकी। अच्छा जी, पयाम रमज़ान की जो दूसरा आर है, इसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर तो बात करते हैं। आज हमने पहले टॉपिक पे जो बात की वो इस्लामोफोबिया था, लेकिन चूँकि हम इस ट्रांसमिशन में कोशिश करते हैं कि जो मुआशरती मसाइल हैं उन पर भी हम बात करें, और इसके साथ साथ रोज़ा जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी रूह की ग़िज़ा होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी को जिस तरह से तवानाई देता है, और हमारी बॉडी जो डिटॉक्स होती है, कितना फ़ायदेमंद है रोज़ा रखना। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रोज़े की शक्ल में जो हमें मिलता है नेचुरली, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। डाइट के हवाले से हमें सारी गाइडेंस जो देंगी डॉक्टर वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं। इनको खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जी पॉपुलेशन को लेकर ये मेहमान हमारे पास पहले भी आ चुकी हैं। इनका इदारा जो है अच्छा काम कर रहा है, और आज हमने कोशिश की कि आज इस हवाले से बात की जाए कि पंजाब के अंदर जो मौसर कानून साजी कह लें या पॉलिसी साजी है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है आबादी को लेकर, और साथ साथ जो अमली इक़दाम हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लॉज और सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट होना और चीज़ों को एक प्रॉपर पैटर्न के साथ लेके चलना समटाइम्स बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। आबादी के बढ़ने के जो मसाइल हैं उसके हवाले से बात करेंगे, और ख़ानदानी जो मनसूबा बंदी है इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब समन राय साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हमें पता है आपका बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, आपकी मीटिंग्स होती हैं, बट स्टिल आप आई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आगाज़ डी साहिबा हम आपसे ही करते हैं। हाँ, हमें थोड़ा सा बताएं कि अब आपका डिपार्टमेंट माशाल्लाह काम तो बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, हम ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ कैंपेन्स देख रहे हैं, लेकिन आप पहले अपने थोड़े से प्रोग्रेस के हवाले से भी बता दें, और जो चैलेंजेस हैं फिर हम उस पर भी बात करें। अच्छा, इससे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी कि आपने इतना पर्टिनेंट एरिया सेलेक्ट किया, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन में यूजुअली हम डाइट और न्यूट्रिशन और बहुत और डिस्कस करते हैं, लेकिन आबादी जैसा अहम मौजू आपने सेलेक्ट किया, सो आई एम सो ग्रेटफुल। हम सबको इस बात का एहसास करना चाहिए कि वी आर एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। तो हमारे 24 करोड़ और अब तकरीबन हम 25 करोड़ के लगभग होने जा रहे हैं, और हमारी जो आबादी की ग्रोथ रेट है वो है 2.55। सो तकरीबन अगर इस रेट पे हम चलें तो 29 ईयर्स के टाइम में वी विल बी द डबल। तो 25 करोड़ से 50 करोड़ होने का पूरा चांस है। लेकिन बहरहाल ये प्रोजेक्शंस होती हैं, अगर आप बहुत सारे अपने बिहेवियर पैटर्न में तब्दीली ले आएँ, वॉचफुल हों, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों पर अमल करें, माँ बच्चे की सेहत को मद्देनज़र रखें, तो हो सकता है ये प्रोजेक्शंस ही रह जाएँ और हकीकत कुछ और हो। तो हमें स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को स्लो करने के लिए बहुत ही अच्छी ज़रूरत है कि अवाम उन कैंपेन्स पे कान धरें जिनका आपने जिक्र किया। तो अवाम के ताउन के बगैर तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं। अवाम क्या कान नहीं धरती है, क्या कैंपेन्स जो कंडक्ट की जाती हैं उन पे जो कह लें हमारे पास रिसोर्सेज के इश्यूज़ हैं कि हम बहुत मास लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं, इश्यूज़ क्या हैं? आई थिंक जो आबादी की बढ़ने के इश्यूज़ हैं उनको तो अगर हम डिस्कस करने बैठे तो हमें काफ़ी वक्त लग जाए, लेकिन बहुत मोटे मोटे इश्यूज़ अगर हम बात कर सकें, एक तो ये कि पाकिस्तान में कम उम्र की शादी का रुझान बहुत ज़्यादा है। तो अभी लड़कियां टीन एज में ही होती हैं तो उनकी शादी हो जाती है और वो फर्स्ट प्रेगनेंसी को एक्सपीरियंस करती हैं। दूसरा ये है कि सन प्रेफरेंस है मुल्क में, लोग दे वुड गो एंडलेसली टिल दे गेट मेल चाइल्ड।
तो एक उसकी वजह से फैमिली साइज़ बहुत बड़े हैं लोगों की फैमिलीज़ का। तो आई थिंक अगर हम लिमिट कर लें, और दूसरा ये कि स्पेसिंग पे तवज्जो दें। स्पेसिंग आती है अगर आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों पर अमल करें। लिमिट भी आप तभी कर सकते हैं वंस यू आर डन विद द फैमिली साइज़, आप उसको स्मॉल रखें और उसके बाद फिर परमानेंट मेथड्स का इस्तेमाल करें, सो दैट कि आप अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज का शिकार ना हों। तो आप इन दोनों चीज़ों से अंदाज़ा लगा लें कि ये आवाम के बिहेवियर पैटर्न के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, एंड दे नीड टू क्विकली अडेप्ट देयर लाइफ टू अ न्यू लाइफस्टाइल जिसमें ख़ानदानी मनसूबाबंदी को अमल करना ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर वर्दा, मैंने अभी जिक्र भी किया कि जब भी हम रोज़े की बात करते हैं हम इसको बॉडी डिटॉक्स का एक नाम देते हैं, और ज़ाहिर है क्लेंज होती है आपकी बॉडी बहुत सारे, लेकिन ये प्रॉपरली क्लेंज हो ना कि हम इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इस हवाले से बताएं हमें। अच्छा, रमज़ान जो है वो इट्सेल्फ ऑब्वियसली रोज़ा जो है वो फास्टिंग जो होती है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, जितने भी हमारे बैड कोलेस्ट्रोल्स हैं उनको निकालती है। और सबसे ज़बरदस्त बात ये होती है कि जब हम रमज़ान में अपने 30 रोज़े रखते हैं तो एक साल के लिए 365 डेज़ के लिए हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कम्प्लीटली डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। अच्छा, अब हम रोज़ों में थोड़ी सी जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, अब जो रोज़े का मकसद होता है, अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अहम मकसद होता है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स बेहतर हो, हमें हमारा जो स्टमक है, हमारी गट हेल्थ है वो बेहतर हो, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो निकले, हमारा ग्लाइसेमिक लेवल बेहतर हो। लेकिन हम इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपनी अफ्तारियों से। हम लोग क्या करते हैं कि अफ्तारी में हमने फास्टिंग की है, दैट्स वेल एंड गुड, रोज़ा खुल रहा है, उसके फ़ौरन खुलते साथ हमने सोडाज ले लेने हैं, उसके साथ मीठे मशरूबात ले लेने हैं, आर्टिफिशियल चीनी से बने हुए मशरूबात, डिज़र्ट्स का इस्तेमाल कर लेना है, और उसके साथ साथ डीप फ्राइड चीज़ें। अब क्या होता है कि बॉडी आपकी मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर रही है, आपके जो फैट है उसको एज अ एनर्जी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि आप फिट हों, आपके ऑर्गन्स। लेकिन अब जब हम ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फूड्स बहुत ज़्यादा अफ्तारी में ऐड ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि रात को हमसे कुछ खाया नहीं जा रहा होता, हम गट मैदा पकड़ के बैठे होते हैं और कहते हैं कोई एंटासिड मिल जाए या फिर जो है वो नींबू पानी अब पी लिया जाए। अफ्तारी को देखिए 365 डेज हम खाते ही हैं, ये सिर्फ हमारी सोच है कि रमज़ान हमें सेक्रीफाइस करना, पेशेंस और ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह अपनी बॉडी को भी पेशेंस और ये अच्छी चीज़ों की आदत डालें, अपनी अफ्तारी को बहुत सिंपल रखें। हाँ, वो न्यूट्रिएंट डेंस ऑप्शन ज़रूर होनी चाहिए ताकि आपको वीकनेस ना हो। तो उसमें ये हो सकता है कि आप खजूर ऐड करें, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, चना चाट का इस्तेमाल किया जा सकता है। डीप फ्राइड पकौड़ों के बजाय आप शैलो फ्राइंग या सब्जियों का एयर फ्राई कर लें, आप एयर फ्राई कर सकते हैं। सब्जियों का कंटेंट बहुत बढ़ के 3 चम्मच ऑयल जो है वो आप तवे पर डालें और उस पर छोटे छोटे पकोड़े बना के इस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अफ्तारी में बहुत डीप फ्राइड खा लिया और रात का खाना नहीं खाया, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और वो उन्हीं लोगों में ज़्यादातर आजकल ये मसले हो रहे हैं रोज़ों में। हम क्लिनिकली देख रहे हैं कि एकदम जी घुटना जैम हो गया है, एकदम पट्ठा जैम हो गया है, एकदम एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या फिर हर टाइम रोज़े के दरमियान सर दर्द रह रही है। वो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से आ रही होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, न्यूट्रिएंट से हम किचन में चलते हैं, डेफिशिएंसी की बात करें। आज आई होप कि हमको पकौड़े समोसे नहीं खा रहे, वरना मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी कि हम पहले बुराई कर रहे हैं और अब हम गए कनीज़ फातिमा हमें पकौड़े खिला रही है। अच्छा कनीज़ फातिमा, आप हमें कुछ थाई चिकन कुछ खिला रही थी, थाई चिकन कैश्यू नट। हाँ, तो अब हमें ज़रा रेसिपी बताएं और क्या हो रहा है अभी तक, ये भी समझाएं कुछ। अभी तक ये हो रहा है कि जो नो बेक चॉकलेट केक है उसको मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया ठंडा होने के लिए, और दूसरी तरफ जो मैंने चॉकलेट शेक बनाना है उसके ग्लासेस को भी मैंने इवनली स्प्रेड करके उसके अंदर चॉकलेट उसको भी फ्रिज में रख दिया ताकि जो चॉकलेट ग्लास पे वो सेट हो जाए। जो थर्ड हमारी डिश है वो है थाई कैश्यू नट चिकन, वो इस टाइम पक रही है। तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो पैन में आपने लहसुन डालना है, लहसुन पेस्ट डालना है, उसको अच्छे से सौते करना है। सौते करने के बाद आपने चिकन ऐड करनी है। चिकन ऐड करके उसके बाद आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है, जिसमें है हमारे पास कैप्सिकम, अनियन एंड स्प्रिंग अनियन। इसको आपने अच्छे से जूलियन कट करके उसको आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने उसको कोई 4 से 5 मिनट पकाना है। उसके अंदर फिर जो सॉसेस जाएंगी वो है सोया सॉस, डार्क सोया, विनेगर एंड चिली सॉस। और जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो है ब्राउन शुगर, पेपरिका पाउडर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट।
और इसको आपने अच्छे से पकाना है। और दूसरी तरफ जो आपने कैश्यू नट्स लेने हैं उसको आपने 1 से 2 चम्मच ऑयल पैन में डाल के उन कैश्यू नट्स को आपने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जैसे ही उनका कलर चेंज हो जाएगा स्लाइड से, जो ऑलरेडी उसका लाइट गोल्डन होता है, जब वो थोड़ा सा डार्कर में चला जाएगा दैट्स मीन आपके जो कैश्यू नट्स हैं वो रोस्ट हो गए हैं। उसको आपने बिल्कुल जलाना नहीं, लो फ्लेम पे करना है। और लास्ट पे आपने ये सारी वेजिटेबल्स जब डाल देंगे और उन कैश्यू नट्स को आपने उसके ऊपर गार्निश कर देना है और आपका थाई चिकन कैश्यू नट रेडी है। उसको आप फ्राइड राइस, गार्लिक राइस या प्लेन राइस के साथ सर्व करते हैं। और जो हमारी सेकंड रेसिपी है नो बेक चॉकलेट केक, उसमें आपने ये करना है कि आपने बिस्किट्स को अच्छे से क्रश कर लेना है। बिल्कुल आपने उनका क्रम्बल नहीं करना, उनको आपने उसका क्रश करना है कि एक बिस्किट के आपने कम से कम 3 से 4 टुकड़े कर देने हैं। उसके आपने उसको अंदर बाउल के अंदर डाल देना है। दूसरी तरफ आपने एक पैन लेना है, पैन में आपने पानी डालना है 1.5 कप। उसके अंदर 1/2 कप जाएगा कोको पाउडर और 200 ग्राम जाएगा बटर और शुगर जाएगी। उसको आपने अच्छे से विस्क करते रहना है। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और बटर मेल्ट हो जाएगा तो जो आपके क्रश किए हुए बिस्किट्स हैं आपने वो उसके अंदर ऐड कर देना है, उससे अच्छे से मिक्स करना है। और कोई भी आपने बेकिंग केक पैन लेना है, बेकिंग केक पैन के अंदर आपने उसको इवनली स्प्रेड कर देना है। पहले आपने उस पैन को अच्छे से ग्रीस करना है, ग्रीस करके आपने उसको अच्छे से स्प्रेड करके दूसरी तरफ आपने गनाश रेडी करनी है। गनाश में आपने डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट को हाफ क्वांटिटी लेनी है। 100 ग्राम डार्क चॉकलेट ले लें, 100 ग्राम आपने मिल्क चॉकलेट ले लेनी है और उसको आपने अच्छे से क्रीम के अंदर कोई सी भी ब्रांड की आप फ्रेश क्रीम ले लें। उसको आपने थोड़ा सारा ना गर्म कर लेना है माइक्रोवेव ओवन में चॉकलेट डाल के 1 से 2 मिनट के लिए। जो चॉकलेट होगी वो मेल्ट होने लग जाएगी। उसको भी आपने विस्क करके अच्छे से आपने ये करना है कि जो आपने सेट किया हुआ जो वो बिस्किट्स का मिक्सचर है उसको आपने उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने के बाद आपने उसको ओवन में रख देना है, सॉरी ओवन कह रही हूँ, फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रख देना है आपने कोई 30 मिनट्स के लिए, या अगर ओवरनाइट का टाइम है तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, काफ़ी चिल हो जाएगा। और थर्ड जो हमारा है वो ये है कि चॉकलेट शेक। चॉकलेट शेक में आपने ये करना है कि ब्लेंडर के अंदर आपने दूध डालना है, कोको पाउडर, शुगर, चॉकलेट आइसक्रीम डालनी है और उसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर दें और ब्लेंड करके आप उसको सर्व कर दें और उसकी आप गार्निशिंग कर लें व्हिपिंग क्रीम के साथ और ऊपर चॉकलेट चिप्स वगैरह डाल दें। और दूसरी ही तरफ जो हम इस टाइम थाई चिकन कैश्यू नट में जो चिकन यूज़ करें, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप जितनी देर में रेसिपी बताई थी मुझे ये फिक्र थी आपका सालन ना जल गया हो। नहीं मैंने फ्लेम सेट की हुई है। मुझे धुआं उधर आ रहा है, मैं रोकना चाह रही हूँ, रेसिपी कर रही हूँ एकदम से धुआं आ रहा है, तो ठीक है। हाँ अब आप रेसिपी बताएं। ये है कि जो हमने इस टाइम जो चिकन यूज़ किया था कैश्यू नट चिकन में, वो चिकन है सबरोसो का, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी और इस चीज़ को प्रॉपर्ली क्लेम करते हैं कि ये 100% हलाल है और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। और साथ ही साथ जो आज हम स्नैक्स में आइटम बनाएंगे वो ये है नगेट्स, वो भी है सबरोसो के, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेंडर हैं। और किनौर भी हमारे साथ है, किनौर की जो चिली गार्लिक सॉस है वो भी मैं इसमें थाई कैश्यू नट चिकन में फ्लेवर के लिए यूज़ करूँगी, सॉसेस में वो भी ऐड की जाएगी, तो वो किनौर की वो ऐड की जाएगी। और जैसे कि सबरोसो की वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। दिस इज़ सो क्रिस्पी एंड सो टेंडर। लवली लवली। चलिए जी हम ब्रेक लेते हैं। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डीजी साहिबा और डॉक्टर वर्दा हमारे साथ मौजूद हैं, अलीना कयूम भी हमारे साथ मौजूद है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई तुझसा कोई नहीं है, अक़ीदा ये अपना बासिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई,
सैयद अवली सैयद आखिरी सैयद अवली सैयद आखिरी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई दस्ते कुदरत ने सा बनाया तुझे जुमला साफ से खुद सजाया तुझे दस्ते कुदरत ने सा बनाया तुझे जुमला साफ से खुद सजाया तुझे ऐ अरब के हंसी ऐ अजम के हंसी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई माशाल्लाह अलीना कयूम हमारे साथ मौजूद हैं जी। क़याम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। किचन में क्या हो रहा है और वो भी हमने आपको बता दिया। अब चूँकि डीजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा हम थोड़ा सा बात करें पॉलिसीज़ के हवाले से। समन साहिबा मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़, चाहे वो आबादी कंट्रोल है, तनासब को मेंटेन करना है या मनसूबाबंदी है, क्या पॉलिसीज़ हैं और हम उस पर किस हद तक इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हैं? पॉलिसीज़ तो बिल्कुल मौजूद हैं, बल्कि अब से नहीं, आपको मैं अगर थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ 1960s ऑनवर्ड्स, तो पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग की पॉलिसीज़ पे एक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और ग्रेजुअली अगर मैं टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करूँ तो वो भी डिक्लाइनिंग साइड पे है। इसका ये मतलब होता है कि पर औरत जो बच्चे हैं पाकिस्तान में, वो ख़ानदान में वो भी नीचे आ रहा है नंबर। अब देखिए फैमिली साइज स्क्वीज़ हुए हैं, और जो कि एक अच्छी बात है। और ये तभी मुमकिन होता है कि जब आपने कॉन्ट्रासेप्शन की फैसिलिटीज़, फैमिली प्लानिंग का मतलब एक्चुअली जो है ना वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीका जात पर अमल है। बिल्कुल सही। तो इधर यू नीड टू स्पेस और यू नीड टू लिमिट फैमिलीज़, दो ही मकासद होते हैं। तो ये कि लोगों को सहूलियात उनकी दहलीज़ पर मुहैया की जाएँ। अब अवाम में शऊर तो आता जा रहा है, और जो हमारी जो सहूलियात है वो भी तकरीबन घर घर तक उनकी अब दस्तयाबी है। सिर्फ ये है कि लोग उसको अपनी पर्सनल लाइफ को रेगुलेट करें, कॉशियस हों, वॉचफुल हों। और अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि लोग तो न्यूट्रिशन को लेके भी इतने केयरफुल नहीं है। तो जब आप फर्स्ट प्रेगनेंसी में जा रहे हैं, इज़ इट द राइट टाइम, कैन यू जस्ट डिले इट? अपने बेस्ट टाइम के लिए आप वेट कर लें। शादी तो चलें हो गई, अच्छी बात है, लेकिन ये कि ये बहुत वो वाले रवैये हैं जिनके ऊपर हमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस समन साहिबा ऑलरेडी मौजूद हैं। आप अब हमने फैमिली साइज स्क्वीज़ करने की बात की और हो भी रही है, लेकिन एक तबका वो भी है, शायद ये सवाल मैं पहले भी बहुत सारे लोगों से कर चुकी हूँ, कि एक वो तबका वो भी है कि आप उनको जितनी मर्ज़ी अवेयरनेस दे दें या जितना मर्ज़ी आप डोर टू डोर कैंपेन्स कर लें, उन इलाकों में उन लोगों का जो रवैया है या मेंटालिटी है वो इट्स द सेम। उनके घर में अगर 6, 7, 8 बच्चे हैं तो वो उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी है इन एनी वे, इनडायरेक्ट वे में। तो उनके लिए तो ये फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें उनकी तो समझ से बाहर है। उन तक उस एक बड़े जो कह लें एक तबका है, उस तक की बात पहुंचाने के लिए क्या हो सकता है? आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। फैमिली प्लानिंग को जितना हम प्रोपेगेट करते हैं, कोशिश करते हैं, उतने ही बैरियर्स मौजूद हैं मुआशरे में। और कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत स्टबन है, तो वो तो अपना बिहेवियर पैटर्न नहीं तब्दील करते। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तानी मुआशरा क्या बदल रहा है? द आंसर इज़ येस। आप देखें कि मीडिया की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर हम राइटफुल मीडियम्स पे मौजूद होंगे विद आवर मैसेजेस एंड एवरीथिंग अवेलेबल, तो हमारी तो यूथफुल पॉपुलेशन है और ये बहुत मीडिया सेवी है। तो मुझे ये लगता है कि आइंदा आने वाले सालों में वी कैन एक्सपीरियंस अ चेंज इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस जनरेशंस, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में यूथफुल पॉपुलेशन है, मीडियन एज इज़ अराउंड 20 समथिंग। तो मैं अभी बल्कि आने से पहले ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट करने से पहले एक रीकैप करी थी, तो इस वक्त आपके 18 साल से कम जो आबादी है और 15 साल से कम कितनी आबादी है, और 0 से 5 ईयर्स के जो बच्चे पैदा जो अभी हो रहे हैं,
तो इन सबको आप देखें तो मुझे लगता है कि आवर फ्यूचर लुक्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड टू बी इन द प्रीवियस जनरेशंस। तो ये बहुत मीडिया सेवी हैं, नॉलेज इनके पास है, तो मुझे लगता है कि अगर हम यूथफुल पॉपुलेशन को सामने रखें दे वुड एग्जिबिट अ डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी आप जिस तरह से डॉक्टर वर्दा आपकी डिस्कशन भी हो रही थी, जी जी, न्यूट्रिशन एंड डाइट, हम वैसे भी इन जनरल भी हमारे लाइफस्टाइल को इतने अच्छे पैटर्न्स नहीं हैं कि हम उसको समझे कि जी हम उस कमी को पूरा कर पा रहे हैं, बिकॉज एवरी अदर गर्ल, एवरी अदर पर्सन, एवरी अदर किड, उसके अंदर कोई ना कोई कमी है। बच्चे तो माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। सो आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट व्हाट डू यू रिकमेंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डाइट और लाइफस्टाइल वी शुड ऑप्ट? अच्छा, अब डाइट मॉडिफिकेशन ना लोगों के वर्क के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो गई हुई है। अब जैसे मोस्टली मदर्स आती हैं कि बच्चे का मोस्टली टाइम स्कूल में गुजरता है, ट्यूशन में गुजरता है, तो डाइट मैनेज नहीं होती। अगर ख़वातीन बहुत सारी डेफिशिएंसीज के साथ आती हैं तो वी आर एट वर्क प्लेस, हाउ यू कैन मैनेज इट। अच्छा, अब क्या होता है कि अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से बचाने के लिए एक तो लाइफस्टाइल आप मॉडिफाई करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट लें, गुड स्लीप लें, उसके साथ साथ अपने डाइटरी इनटेक और डाइटरी कंजम्पशन, फिजिकल एक्टिविटी का खास ख्याल रखें। उसके साथ साथ कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो हम कहते हैं यू नेवर मिस इन योर डाइट। अब जैसे रमज़ान है, इसमें डेफिशिएंसीज का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है उन लोगों में जो ऑलरेडी डेफिशिएंट है, तो इसलिए कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो मैं कहती हूँ कि यू शुड मस्ट ऐड इन योर डाइट। तो उनमें ख़ास तौर पे खजूरें, रमज़ान में प्रैक्टिस नहीं करें आप, आम रूटीन में भी हर दूसरे बंदे को पट्ठे के मसले और हर टाइम थकावट, लेथार्जनेस, अ वेरी गुड आयरन कंटेंट, अ वेरी गुड बी कॉम्प्लेक्सेस कंटेंट, खजूर। उसके अलावा अंडा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रोटीन का कुछ नहीं ले रहे, आपको पता है आप अपने दिन का जी 100 ग्राम और 1 आउंस मीट नहीं पूरा कर सकते, लेंटिल दालों की सूरत में नहीं ले सकते, तो अहम है कि कम से कम आप एक अंडा अपने नाश्ते के अंदर ज़रूर शामिल करें। और उसके अलावा मिल्क, अ कंप्लीट न्यूट्रिशन, जिसे कहा जाता है कि अब हम लोग कहते हैं जी आज एम्फेसाइज करें गो फॉर अ मल्टीविटामिन जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स हो, तो मिल्क इज़ अ थिंग जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। उसके अलावा एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़, वी मस्ट फोकस आज रेडी टू ईट फूड हो। तो उस चक्कर में चाहे रोज़े हैं या कोई भी जगह हम प्रोसेस्ड को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस रेडी टू ईट बनाई हुई हैं। जैसे कि नट्स हैं, दे आर रेडी टू ईट, यू जस्ट ईट इट। फ्रूट्स हैं, दे आर रेडी टू ईट। तो इसलिए फ्रूट्स और नट्स, इन दोनों को, चाहे गर्मी है, सर्दी है, रोज़े हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक आपको डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब हमारे यहाँ रोटी, चावल, ये वाली चीज़ें हम ज़रूर स्टेपल फूड है पूरी कर लेते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत निगलेक्ट होते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों का बाइस बनते हैं। तो इस वजह से कोशिश ये करनी है कि हम लोग फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का खुद भी इंटेक करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर आदत डालें थोड़ी थोड़ी के बच्चे खाएं। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को ये आदत होनी चाहिए। हम बड़ों को बड़ी मुश्किल से पड़ती है आदत, तो बच्चे तो फिर हमें ही देखते हैं ना, बिल्कुल यही हाल है। अच्छा जी ज़मन साहिबा, जैसे अभी हमने डाइट के हवाले से बात की, ये जो आबादी बढ़ने वाला मामला है या दीगर चीज़ें जिसको आप डिस्कस करें, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जच्चा और बच्चा यानी माँ और बच्चे की सेहत। आपका डिपार्टमेंट इस हवाले से भी मुख्तलिफ लोगों के साथ इन कांटेक्ट, इन टच रहता है कोऑर्डिनेशन में? आई थिंक व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, नो मैटर वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो या मैटरनल सेहत की हम बात करें हो या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी हम बात करें, इनका बहुत ही गहरा ताल्लुक फैमिली प्लानिंग से ही है। फैमिली प्लानिंग सिर्फ ये नहीं कि आपने चंद मेथड्स का इस्तेमाल कर लिया लाइफ की किसी स्टेज पे, इसका मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली को प्लान करें। तो अब ये कि क्या आप एक अच्छी सेहतमंद हालत में हैं, बिकॉज हमारे एक डॉक्टर साहब से उनसे मैं डिस्कस करी थी कि बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो मैरिज से ट्रिगर करती हैं, और क्या वो माँ उस वक्त सेहतमंद कंडीशन में है कि वो बेबी को कंसीव करे, और फिर जो 9 माह का सफ़र है, और बहुत सारी तो बीमारियाँ ऐसी जो बच्चे शायद कंसेप्शन के दौरान ही अकर कर चुकी होती हैं, और फिर वो आपकी पूरी ज़िंदगी का एक बर्डन है। इसी तरह हमारी एक स्कीम अभी चल रही है जो प्री मैरिटल काउंसलिंग पे है। सो मैरिज इज़ जस्ट नॉट अ हसीन बंधन, इट मीन्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पार्टनर्स, तो और फैमिलीज़ भी। तो आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपको मैरिज की एक जो रियलिस्टिक डेफिनेशन है उसका पता हो, और उसमें यह कि आप ब्लड स्क्रीनिंग करवा लें कि आप एड्स और थैलेसीमिया इनसे आप बच सकते हैं, और बहुत सारे जो कंजेनिटल डिजीज़ हैं उनको भी आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको आइडिया हो कि कज़न मैरिजेस आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं
और ये लाइफ टाइम बर्डन बनता है बाद में। आप इमेजिन करें जो बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं स्किल सेट में, नो मैटर वी हैव सो मच सिंपैथी एंड इमोशनल बिलोंगिंग, लेकिन वो फिर कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, चूँकि मीनवाइल हम डिस्कशन तो कर ही रहे हैं, किचन के अंदर कुछ फ्राई भी हो रहा है। कहीं साथ में क्या फ्राई करी हैं आप? किचन में मैं फ्राई कर रही हूँ सबरोसो के चिकन नगट्स, ओके, जो कि बहुत ही क्रिस्पी भी हैं और टेंडर भी हैं। अब मुझे बताएं आपको कितना टाइम है आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए? विदिन 5 मिनट्स आपके सामने खाना। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन करें। मीनवाइल हम डॉक्टर वर्दा से कुछ और चीज़ें पूछें। डॉक्टर वर्दा, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं वो रमज़ान के अंदर कभी होता है उनको, बुज़ुर्गों को कि जी हम रोज़ा नहीं छोड़ सकते, तो उनको होता है कि हमारी डाइट भी सही रहे। अब ज़ाहिर है उनको डायबिटिक पेशेंट्स को भूख भी बहुत जल्दी लगती है, सो क्या रिकमेंडेड होता है, क्या डाइट अगर रोज़ा कोई रख रहा है? वो तो डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर कि उनकी क्या कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल, हाँ जी, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो रोज़ा रख रहा है, मैं कहती हूँ अगर एक आम इंसान को मल्टीप्लाई 1 रोज़े में अपनी न्यूट्रिशन पे एफर्ट्स करनी है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसे मल्टीप्लाई 3 अपनी न्यूट्रिशन पे एफर्ट्स करनी है। क्योंकि अब जो रोज़ा होता है उसमें आपने एक जो न्यूट्रिशनली मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपकी बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक में ना चली जाए। तो उसके लिए मैनेजमेंट के लिए अहम है कि सहरी और अफ्तार दोनों के अंदर वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं सहरी की बात करूं तो सहरी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए फुल ऑफ फाइबर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, फुल ऑफ फाइबर फूड्स। एक आम इंसान को 25 ग्राम फाइबर रिकमेंडेड है, तो डायबिटिक पेशेंट को रोज़े से पहले सहरी में कोशिश करनी चाहिए कि 35 ग्राम तक फाइबर। अच्छा, अब उससे क्या होगा कि फाइबर से उनको पूरा दिन भूख नहीं लगेगी, उसके अलावा आपका जो ग्लाइसेमिक लेवल है उसके कंट्रोल को बैलेंस करने में हेल्प करेगी। अब वो ले इस सूरत में सकते हैं कि क्या करें कि जब अपनी सहरी है उससे पहले 1 गिलास पानी के अंदर चिया सीड का चम्मच डाल लिया जाए। उसके बाद जो रोटी उन्होंने इस्तेमाल करनी है कार्ब्स, वो मल्टीग्रेन आटे की हो। अब मल्टीग्रेन की आटी होगी तो मल्टीपल ग्रेन्स के साथ साथ फाइबर का कंटेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ एक बहुत बहुत मेजर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि रोज़े वाले पेशेंट्स ने फैट फ्री सहरी पे नहीं जाना। कि अक्सर जो होता है जी, डायबिटिक पेशेंट कह रहे होते हैं कि हम अपना वेट मेंटेन कर लें। आप जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और इन सारी चीज़ों से, रेटिनोपैथी से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हेल्दी फैट्स अपनी जो सहरी है उसमें एंगेज करें। तो वो इस सूरत में कर सकते हैं, 1 जैतून के तेल का चम्मच अपनी रोटी के ऊपर डाल लें या 1 चाय का चम्मच देसी घी का डाल लें। उससे क्या होगा कि पूरा दिन भूख भी नहीं लगेगी और बाकी मैनेजमेंट। और उसके बाद अगर अफ्तारी में बात की जाए तो अफ्तारी में एक कोशिश उन्होंने करनी है कि ऐसे फल जो कि हाईएस्ट ग्लाइसेमिक वाले फल हैं। अब क्या होता है कि रोजे की वजह से शुगर लेवल थोड़ा डाउन हुआ है, अब अफ्तारी के वक्त फौरन रोजा खोलते सार हाईएस्ट ग्लाइसेमिक फलों को अप्रोच नहीं करना। तो इसलिए थोड़ा सा फ्रूट चाट को हम कहते हैं कि वो अवॉइड करें, क्योंकि उसके अंदर सारे, खास तौर पे जो केला है, बनाना है, हमारे पास मैंगो है, मैंगो का तो इस साल मौसम नहीं है, उसके अलावा ग्रेप्स और चेरी और पाइनएप्पल, ये ऐसे फल हैं जिनके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो फौरन जो है वो इस तरह के फल आप छिलके समेत 2-3 फल जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने अपने अफ्तारी के बाद ख्याल रखना है कि वो रोटी ज़रूर जो है उसका इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। मुझे अब चूँकि ट्रांसमिशन ख़त्म भी करनी है, किचन में प्रेजेंटेशन चल रही है, मीनवेल मैं चाहूँगी समन साहिबा इन द एंड कुछ भी मैसेज आप देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से। मेरा तो हमेशा एक मैसेज ये होता है कि आप अपने ख़ानदान को प्लान करें, लाइफ को प्लान करें। अगर आपका ख़ानदान मुतवाज़न होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ठीक हो गया। चलें जी, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को जारी रखते हैं। आप देखते रहिए पयामे रमज़ान। करम हो करम मेरे मौला, करम हो करम मेरे मौला, करम हो करम मेरे मौला, करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला, करम हो करम मेरे मौला,
हो करम, मेरे मौला करम हो करम। डूबतों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। क्या बात है। अलीना क़य्यूम हमारे साथ मौजूद हैं जी। ट्रांसमिशन का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। किचन के अंदर खाने की फाइनल प्रेजेंटेशन हो गई है। ज़रा हमें बता दें और दिखा भी दें जी फाइनल प्रेजेंटेशन। क्विकली अपना मेन्यू रिपीट कर दें कनीज़ फातिमा। आज मेन्यू में जो मेन कोर्स था वो था थाई कैश्यू नट चिकन, और साथ में उसको सर्व किया है प्लेन राइस के, चॉकलेट शेक है, नो बेक चॉकलेट केक है, और सबरोसो के हमने नगेट्स फ्राई किए हैं एज अ स्नैक्स या एपेटाइज़र। ज़बरदस्त। चलें जी, खाना बहुत खुश शक्ल लग रहा है। अब अफ्तारी के बाद हम इसे खाएंगे और आपको बताएंगे। वैसे तो हमें रोज़ बहुत अच्छी अफ्तारी बनती है कनीज़ फातिमा के हाथ की। आई एम श्योर कि आज भी बहुत अच्छी होगी। इन द एंड डॉक्टर वरदा, कुछ भी आप कहना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग डाइट, रमज़ान में कैसे इसके एसेंस को हम सही तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं? रमज़ान इज़ अ बिगेस्ट ब्लेसिंग, और इसको ब्लेसिंग ही समझ के सेलिब्रेट किया जाए। अपनी पूरे साल हम बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन रमज़ान में कोशिश की जाए कि अपनी हेल्दी प्रैक्टिसेस को हैबिट में बनाया जाए और अपनी फूड चॉइसेस को बेहतर किया जाए, ताकि ये रमज़ान हमारे लिए एक्चुअली ब्लेसिंग बन जाए। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच समन साहिबा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वरदा आपका भी, कनीज़ फातिमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अलीना आपका भी बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ जी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। आज 14th रमज़ान है और आपको पता है कि दूसरा अशरा है, मिड ऑफ सेकेंड अशरा हम आ चुके हैं। अल्लाह करे इस दुआ के साथ कि ये रमज़ान हम सब के लिए बहुत अच्छा और बाबरकत साबित हो, और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। हम कोशिश करें इस ट्रांसमिशन को अच्छा और बेहतरीन करने के लिए। फ़ीडबैक हमें लाजमी दें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।